जय हिंद एवरीवन। आज से हम मॉन्क्स एंड वॉरियर्स चैनल में एक नया सीरीज ऐड कर रहे हैं और वो है वॉर स्टोरीज का। और इस सीरीज का पहला एपिसोड आज है और वो है 1971 वॉर का वन ऑफ द मोस्ट अपीक स्टोरीज एंड जिसके बारे में आपने शायद गाजी अटैक मूवी भी देखी होगी। सो ब्रिंगिंग ऑन दिस फर्स्ट एपिसोड दैट इज हंट फॉर विक्रांत ऑफ 1971। तो यस, 1971 के इंडो पाकिस्तान युद्ध का सबसे क्रूशियल और थ्रिलिंग हिस्सा था एक अंडर सी चेज, जी समंदर के नीचे चेज, जिसमें पाकिस्तान का सबसे डेडली सबमरीन PNS गाजी, जो दुनिया का सबसे एडवांस सबमरीन्स में से एक था, छुपकर भारत के प्राइड INS विक्रांत को ढूंढने निकल पड़ा। पाकिस्तान ने सोचा कि अगर विक्रांत को समंदर में ही खत्म कर दिया जाए तो भारत का ईस्टर्न फ्रंट टूट जाएगा। लेकिन भारत की नेवी ने एक ऐसी डिसेप्टिव स्ट्रेटेजी रची जिसमें दिखाया कुछ और किया कुछ और। गाजी को समझाया गया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है, लेकिन असली कहानी कुछ और थी। ये कहानी है एक ऐसे नेवल ऑपरेशन की जिसमें स्ट्रेटेजी, डिसेप्शन और टाइमिंग ने इतिहास बदल दिया और दुनिया की सबसे पावरफुल सबमरीन खुद अपने जाल में फंस गया। 8 नवंबर 1971 कराची, पाकिस्तान नेवी के कैप्टन जफर मोहम्मद खान, जो PNS गाजी के कमांडिंग ऑफिसर थे, को बुलाया गया पाकिस्तान नेवी के हेडक्वार्टर्स में। वहां डायरेक्टर नेवल वारफेयर एंड ऑपरेशंस प्लान कैप्टन अहमद तस्नीम ने उन्हें पर्सनली ब्रीफ किया। उन्हें एक स्पेशल मिशन असाइन किया गया जो पाकिस्तान के नेवल चीफ का डायरेक्ट ऑर्डर था। मिशन का ऑब्जेक्टिव था INS विक्रांत को या तो डुबा दिया जाए या इतना भारी नुकसान पहुंचाया जाए कि वह लड़ाई में हिस्सा ही ना ले सके। कैप्टन जफर को एक हाईली कॉन्फिडेंशियल फोल्डर दिया गया जिसमें INS विक्रांत के फोटोग्राफ्स, डिजाइन डिटेल्स, टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस और क्रिटिकल इंटेलिजेंस शामिल थी। इंजन का मॉडल, बॉयलर सिस्टम का स्ट्रक्चर, फ्यूल टैंक्स की लोकेशन, एम्युनिशन मैगजीन की प्लेसमेंट, एयरक्राफ्ट टाइप्स, लेंथ, ब्रेड्थ, स्टील प्लेटिंग की थिकनेस तक की डिटेल, सब कुछ उस फोल्डर में था। सबसे क्रूशियल इंफॉर्मेशन ये थी कि INS विक्रांत के बॉयलर में क्रैक आने की वजह से उसकी स्पीड अब बहुत कम हो गई थी, जिसका मतलब था कि वो एक वल्नरेबल टारगेट बन चुकी थी। कैप्टन बॉम्बवॉल ने ब्रीफ करते वक्त ये भी बताया कि पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस के मुताबिक विक्रांत इस वक्त चेन्नई में पोजीशन थी। मिशन को तुरंत लॉन्च करना था और गाजी के क्रू को इमीडिएटली रिकॉल करने का आदेश दिया। कैप्टन जफर ने तुरंत प्लानिंग शुरू कर दी। ऑफिसर्स को वापस बुलाया गया, गाजी को रिफ्यूल किया गया, सप्लाईज और चेक्स कंप्लीट कराए गए। सब कुछ इस बड़े ऑपरेशन के लिए तैयार हो रहा था। यह प्लान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक विक्ट्री साबित हो सकता था। वॉर के शुरू होने से पहले ही अगर विक्रांत को सिंक कर दिया जाए तो इंडिया के नेवल ऑपरेशंस पर जबरदस्त इंपैक्ट पड़ता। बे ऑफ बंगाल में इंडियन नेवी की सारी प्लानिंग हिल जाती। अब चलते हैं एक साल पहले, जून 1970 से लेकर नवंबर 1971 तक के समय पर। INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर कैप्टन स्वराज प्रकाश ने रिपोर्ट दिया था कि विक्रांत एक बार फिर मैकेनिकल ट्रबल का सामना कर रहा है। यह पहली बार नहीं था। 1965 के वॉर के दौरान भी विक्रांत वॉर फिट नहीं थी। इस बार इसके बॉयलर में क्रैक आया था, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पीड सिर्फ 12 नॉट्स तक लिमिटेड हो गई थी। एयरक्राफ्ट कैरियर होने के नाते विक्रांत को कम से कम 20 से 25 नॉट्स की स्पीड चाहिए होती थी ताकि उसके एयरक्राफ्ट सक्सेसफुली लॉन्च हो सके। 12 नॉट की स्पीड पर विक्रांत प्रैक्टिकली वॉर के लिए अनफिट थी। सो INS विक्रांत असल में एक ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कैरियर थी, HMS हरक्यूलिस, जो 1943 में बनी थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 में हिस्सा नहीं ले पाई। 1957 में इंडिया ने इसे ब्रिटेन से खरीदा और 1961 में ये ऑफिशियली इंडियन नेवी का हिस्सा बन गई। तब इसका नाम रखा गया INS विक्रांत, जिसका अर्थ होता है विक्ट्री या अजयता। लेकिन 1971 के वॉर के दौरान विक्रांत अपने ही नाम का अर्थ को पूरा करने में नाकाम लग रही थी। जून 1971 तक भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई के चांसेस बढ़ने लगे थे। इंडियन नेवी ने सोचा कि विक्रांत कैसे यूज किया जा सकता है, लेकिन अरेबियन सी में अगर विक्रांत जाता तो पाकिस्तान के डेफनी क्लास सबमरीन से उसको खतरा था। इन सबमरीन्स का एंड्योरेंस ज़्यादा था और भारत के पास सिर्फ 2 ऑपरेशनल सबमरीन्स थे, INS करंज और INS कुरसुरा।
इसीलिए नेवल हेडक्वार्टर ने सजेस्ट किया कि विक्रांत को ईस्टर्न सीबोर्ड में ले जाया जाए, बे ऑफ बंगाल में, जहां पाकिस्तानी सबमरीन्स ऑपरेट नहीं कर सकती थी। वहां से विक्रांत के एयरक्राफ्ट ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट्स चित्तागोंग और खुलना पे ऑपरेशंस कर सकते थे। नवंबर 1971 में पाकिस्तान इंटेलिजेंस ने विक्रांत को ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी। कुछ पाकिस्तानी स्पाइज बॉम्बे के एक होटल से डॉक एरिया को ऑब्जर्व कर रहे थे। उन्होंने बताया था कि विक्रांत अभी भी बॉम्बे में है, लेकिन 13 नवंबर को उनको पता लगा कि विक्रांत गायब हो चुका है। फिर कुछ और रिपोर्ट्स आईं। एक वेस्टर्न कंट्री के नेवल अटैचे ने एक इंडियन ऑफिसर के साथ अनयूजुअली ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना शुरू किया विक्रांत की लोकेशन के बारे में। यह इन्फो इंडियन इंटेलिजेंस को मिल गई। फिर पता चला कि विक्रांत चेन्नई में है। क्या ये कोइंसिडेंस था कि वही वेस्टर्न कंट्री का एक एयरक्राफ्ट चेन्नई आया और मैकेनिकल इश्यू के नाम पर चेन्नई हार्बर के आसपास टेस्ट फ्लाइट्स करता रहा? क्या वो फ्लाइट्स एक्चुअली विक्रांत की लोकेशन कंफर्म करने के लिए थीं? अब बात करते हैं 3 अक्टूबर 1971 की। रेफरेंस के लिए मैं बता देता हूं कि जो जंग शुरू हुआ था वो 3 दिसंबर 1971 में हुआ था। जनरल जैक जेकब ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ईस्ट पाकिस्तान में ऑफेंसिव को प्लान बनाने की। ये प्लानिंग सिर्फ आर्मी की नहीं थी, नेवी, एयरफोर्स और मुक्ति बाहिनी के साथ कोऑर्डिनेशन भी उन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उनको देखना था रिवर्स और टेरेन का लेटेस्ट मैप, मॉनसून के बाद ग्राउंड कंडीशन, एम्यूनिशन डंप्स का सेटअप, मिलिट्री और सिविल हॉस्पिटल्स की तैयारी, इंजीनियरिंग स्टोर्स का मूवमेंट, कैजुअलिटी मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट फ्रॉम सिविल एविएशन और फाइनली फुल स्केल वॉर की तैयारी। ये सब एक्टिविटीज़ उन्हें एक्सट्रीमली बिजी रख रही थी। 1971 में कुछ ऐसा हुआ कि साउथ एशिया का जो स्ट्रैटेजिक बैलेंस था वो बदल गया। पाकिस्तान ने एक ट्राइलेटरल अलायंस बना लिया था अमेरिका और चाइना के साथ। इससे भारत के लिए खतरा बढ़ गया था। इंदिरा गांधी ने तुरंत जवाब दिया और यूएसएसआर के साथ में ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की। ये ट्रीटी वॉर के पहले और वॉर के दौरान दोनों में भारत की बहुत काम आई, लेकिन दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं था। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन को इंदिरा गांधी से किसी तरह की पर्सनल नफरत थी। वो उन्हें दैट वोमन कहते थे और कई और अश्लील शब्दों का भी इस्तेमाल करते थे। उनके साथ था हेनरी किसिंगर। दोनों मिलकर के हर वो चाल चल रहे थे जो पाकिस्तान की मदद कर सके और इंडिया को नुकसान पहुंचा सके। अक्टूबर 1971 के आसपास इंडियन इंटेलिजेंस ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान वॉर की प्लानिंग कर रहा है। पाकिस्तान के पास उस वक्त दुनिया की सबसे एडवांस्ड डेप्थ क्लास सबमरीन्स थी, स्टील्थ, पावरफुल और डेंजरस। लेकिन सवाल यह था कि पाकिस्तान इन सबमरीन्स का यूज कब और कैसे करेगा और कहां करेगा। पाकिस्तान नेवी को अंडर वाटर एडवांटेज था, इसीलिए इंडियन नेवी के लिए बहुत जरूरी हो गया था कि वह समझे कि पाकिस्तान की सबमरीन्स डिप्लॉयमेंट स्ट्रेटेजी क्या है और उसके अगेंस्ट कैसे तैयारी करी जाए। 3 अक्टूबर से 26 नवंबर 1971 के बीच ईस्टर्न कमांड का हेडक्वार्टर कोलकाता में था। वहां एक काम हो रहा था, वायरलेस इंटरसेप्शन स्टेशंस का सेटअप। जी हाँ, वायरलेस इंटरसेप्शन। इन स्टेशंस का काम था कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका के बीच होने वाली इनक्रिप्टेड रेडियो ट्रांसमिशन को कैप्चर करना। मतलब जो भी बातें हो रही हैं उनको ध्यान से सुनना। लेकिन चैलेंज था, यह सब मैसेजेस हाई लेवल कोड में इनक्रिप्टेड थे। टेप रिकॉर्डर्स पर सिर्फ एक बीप बीप करने वाली आवाज़ थी, जिसका मतलब समझना इम्पॉसिबल लगता था। नवंबर के आते आते तक इंडियन ईस्टर्न कमांड के पास सिर्फ रॉ इनक्रिप्टेड डाटा था, बिना किसी सेंस के। ढेरों डाटा, बहुत बड़ा डाटा। सो यहाँ कुछ तो पक रहा था। 8 नवंबर के आसपास एक सडन स्पाइक आया कराची और ढाका के बीच रेडियो ट्रैफिक में और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे। इसका मतलब था कुछ बड़ा होने वाला है। तब तक जनरल याहिया खान ओपन थ्रेट्स दे चुके थे, मैं इंडिया को ऐसा सबक सिखाऊंगा जो वो कभी भूल नहीं पाएगा, और एक बार तो कुछ ही दिनों में मैं जंग लड़ने जा रहा हूं। अब ये साफ था, वॉर होना सर्टेन था। यहाँ एंट्री होती है एक हीरो की, मेजर धर्मदेव दत्त, जिनका एनडीए में निकनेम पड़ गया था 3D। यस, धर्मदेव दत्त। एक एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन में उनका एक पैर चला गया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने और ज़्यादा मेहनत की और प्रूव किया कि वो किसी भी फिजिकली फिट ऑफिसर से किसी हालत में कम नहीं है। वो एक इंटरसेप्टिंग वायरलेस स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर थे और उनके साथ था द बेस्ट क्रिप्टोग्राफर्स ऑफ इंडियन सर्विस। 10 नवंबर की शाम को
एक ब्रेक थ्रू आया। मेजर 3D और उनकी टीम ने पाकिस्तान नेवी का सीक्रेट कोड तोड़ दिया। सब कुछ एकदम साफ हो गया। पिछले कुछ हफ्तों के सारे एन्क्रिप्टेड मैसेज जिसका कोई अभी तक हमारे पास आंसर नहीं था, वो सारे अभी क्लियर कट दिखने लगे। यह इंफॉर्मेशन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को तुरंत भेजी गई। जनरल जैकब और मेजर 3D ने तुरंत समझा कि अगर यह सीक्रेट लीक हुआ तो पाकिस्तान अपनी प्लानिंग बदल देगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो डिकोड हुआ उससे पता चला, पहला, पाकिस्तान लड़ाई की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। दूसरा, पाकिस्तान नेवी का प्राइमरी टारगेट है INS विक्रांत, इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर। पाकिस्तान का सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है INS विक्रांत के अलावा वेस्टर्न फ्लीट के वॉरशिप को भी बॉम्बे हार्बर में डिस्ट्रॉय करना यूजिंग डेफनी क्लास सबमरीन्स जैसे हैंगोर, सुसुक और मैंग्रोव। अब यह कंफर्म हो गया कि विक्रांत ही पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेटेजी का सेंटर है। इंडिया के नेवल हेडक्वार्टर के लिए इंपरेटिव हो गया कि पाकिस्तानी डिजाइन को चेकमेट किया जाए। पाकिस्तान को ऑलरेडी पता था कि विक्रांत के बॉयलर में क्रैक है, जिससे उसकी स्पीड स्लो हो गई थी। अगर विक्रांत डूबती तो यह पाकिस्तान के लिए एक मैसिव मोराल बूस्टर होता और इंडिया के लिए मोराल डिस्ट्रॉइंग डिजास्टर होता, और भारत के लिए ये बड़े शर्म की बात होती। PNS गाजी, पाकिस्तान की सबसे डेडली सबमरीन, को स्पेशली ये काम दिया गया था। गाजी के पास लॉन्ग रेंज एंड्योरेंस थी। रिफ्यूलिंग के बिना भी वह अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल दोनों में ऑपरेट कर सकती थी। सो यस, 1971 की इस जंग में पाकिस्तान की सबसे खतरनाक सबमरीन थी गाजी। ये एक 10th क्लास सबमरीन थी जो पहले अमेरिका के पास थी और उसका नाम था USS डायब्लो, जिसका मतलब होता है दी डेविल। 1963 में अमेरिका ने इसे मिलिट्री एड के अंडर पाकिस्तान को दे दिया। 1967 तक गाजी का अमेरिकन लीज खत्म हो गया था, जिसे रिन्यू कर दिया गया, पर 1968 में टर्की में एक रिफिट के बाद नवंबर 1971 तक गाजी एक और रिफिट के लिए ड्यू थी, लेकिन जंग के आसार के चलते ये रिफिट नहीं हो पाया। अब पाकिस्तान के पास वक्त ही नहीं था। 14 नवंबर 1971 को गाजी ने कराची हार्बर से चेन्नई के तरफ सेल करना शुरू किया और उसका टारगेट था इस बार INS विक्रांत, जो चेन्नई हार्बर में एंकर की हुई थी। वेस्टर्न कंट्रीज के एयरक्राफ्ट ने विक्रांत की तस्वीरें लेकर पाकिस्तान को दे दी थी। हर डिटेल केयरफुली स्टडी की गई। 18 नवंबर को गाजी त्रिकोणमली श्रीलंका में पहुंची। वहां फ्यूल रिफिल किया गया। 20 नवंबर को कैप्टन जफर खान को कराची से एक मैसेज आया। वो एयरक्राफ्ट जो चेन्नई के ऊपर लास्ट बार फ्लाई कर रहा था, जिसके बारे में हमने बताया था, एक वेस्टर्न कंट्री का एयरक्राफ्ट, यस, उसने देखा अपने लास्ट फ्लाइट में कि विक्रांत अब वहाँ नहीं थी। विक्रांत गायब हो चुकी थी। कैप्टन जफर बिल्कुल हैरान थे, उसका प्राइम टारगेट अब गायब। अगले 48 घंटों में जफर और कराची के बीच मैसेजेस का सिलसिला चलता रहा। इंडियन इंटेलिजेंस ने इन्हें इंटरसेप्ट किया और डिकोड भी किया। अब पाकिस्तान को यह समझ नहीं आ रहा था कि विक्रांत गई कहां पर। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान के नेवल इंटेलिजेंस को एक बड़ा क्लू मिला। जैसे इंडिया पाकिस्तानी मैसेजेस इंटरसेप्ट कर रहा था, वैसे ही पाकिस्तान भी इंडियन नेवल मैसेजेस सुन रहा था। उन्होंने विक्रांत के कुछ सिग्नल्स इंटरसेप्ट किए, जिसमें एयरक्राफ्ट फ्यूल और सप्लाईज मांगी जा रही थी विशाखापट्टनम के लिए। अब पाकिस्तान को समझ आया कि विक्रांत अब वाईजैग में है। कैप्टन जफर खान को तुरंत एक्शन लेना था, लेकिन अब भी ये पता नहीं था कि विक्रांत किस डायरेक्शन में सेल करेगी, इसीलिए टाइमिंग बहुत क्रूशियल थी। इंटरसेप्टेड मैसेजेस से यह तो पता चला कि विक्रांत को फ्यूल और सप्लाई दोनों की जरूरत है, तो कम से कम कुछ दिन तो वह वाईजैग में रहेगी। पाकिस्तान नेवी ने तुरंत ऑर्डर्स दिए, गाजी को विशाखापट्टनम भेजा जाए और विक्रांत को डिस्ट्रॉय किया जाए लड़ाई से पहले ही। पाकिस्तान चाहता था कि विक्रांत का सिंकिंग ही भारत और पाकिस्तान लड़ाई की पहली घोषणा होगा। 29 नवंबर 1971 रात 10 बजे गाजी विशाखापट्टनम के नेविगेशन चैनल के पास आ गई। 11:45 रात को गाजी ने हार्बर के बाहर एंकरिंग ली। अब कैप्टन जफर के पास 3 ऑप्शंस थे। ऑप्शन 1, नेविगेशन चैनल में माइंस ले करना। आइडिया यह था कि जब विक्रांत वहां से गुजरेगी तो माइंस ब्लास्ट हो जाएंगे, लेकिन यह रिस्की था। क्या माइंस विक्रांत को डिस्ट्रॉय कर पाएंगे
या कोई और शिप ब्लास्ट कर देगा जो वहां से निकले। हो सकता है विक्रांत से पहले कोई और जहाज वहां से निकलता। ऑप्शन 2, गाजी हार्बर के बाहर छुप ही रहे और जैसे ही विक्रांत बाहर निकले उस पर टॉर्पीडो अटैक किया जाए। लेकिन यह पता नहीं था कि विक्रांत निकलेगी कब, और जब वह निकलेगी तब उसके साथ इंडियन डिस्ट्रॉयर्स और एस्कॉर्ट्स भी होंगे। और तीसरा और सबसे डेयरिंग ऑप्शन था गाजी खुद हार्बर के अंदर घुस जाए और टॉर्पीडो से विक्रांत को टारगेट करे। लेकिन यहां भी एक प्रॉब्लम थी। विशाखापट्टनम हार्बर की डेप्थ सिर्फ 15 मीटर थी, जबकि गाजी जैसी बड़ी सबमरीन्स के लिए मिनिमम सबमर्सिबल डेप्थ 15 मीटर से ज्यादा होनी चाहिए। चैनल में घुसना मतलब रिस्क लेना, और गाजी सिर्फ 2.1 नॉटिकल माइल्स तक ही जा सकती थी, साउथ ब्रेकवाटर से आगे नहीं। कैप्टन जाफर ने डिसाइड किया कि गाजी वहीं रुकेगी और जहां है वहीं से वो विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेगी। काफ़ी सोच विचार के बाद कमांडर जाफर खान ने तीसरा ऑप्शन चुनने का फैसला किया। उन्होंने अपने ऑफिसर्स को वार्ड रूम में बुलाया, जहां सिर्फ वही लोग मौजूद थे जो इस मिशन के लिए ज़रूरी थे। रडार ऑफिसर ने कंफर्म किया कि रडार पे जो बड़ा ब्लीप दिख रहा है वो विक्रांत ही है। टॉर्पीडो ऑफिसर ने बताया कि सब ड्रिल्स रिहर्स हो चुकी हैं, टॉर्पीडोज बिल्कुल तैयार हैं, बस फायरिंग के ऑर्डर्स की इंतजार है। लेकिन तब मेडिकल ऑफिसर ने बताया कि सबमरीन के अंदर हवा में जहरीली गैसों का स्तर खतरनाक हद से ज़्यादा हो गई है। पुरानी और ख़राब हो चुकी बैटरीज की वजह से हाइड्रोजन गैस का स्तर बढ़ गया था और उन्होंने सलाह दी कि किसी भी तरह से गाजी को रात में सरफेस के ऊपर आना ही पड़ेगा और अपने बैटरीज को चार्ज करना ही पड़ेगा। कमांडर जाफर एक मुश्किल डायलेमा में फंस गए थे। सबमरीन और क्रू दोनों की सेफ्टी के लिए सरफेस करना बहुत ज़रूरी था। अगर हाइड्रोजन गैस और बढ़ जाती तो गाजी खुद ब खुद उड़ भी सकती थी। अब 3 दिसंबर 1971 की सुबह, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 3 दिसंबर वही दिन है जिस दिन पाकिस्तान ने इंडिया के ऊपर अटैक किया था। सुबह हो चुकी थी। पाकिस्तान के एडवाइजर्स ने सिविल शिपिंग और एयर ट्रैफिक को 2 दिन पहले ही अलर्ट कर दिया था कि जंग होने के चांसेस हैं। शाम को 5:45 बजे पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत के एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया और यही मौका था गाजी को विक्रांत को डुबाने का। लेकिन जफर को इस बात का पता ही नहीं चला। इंडियन फ्रंट पे सब बिल्कुल शांत था। इंडियन आर्मी तैयारी में लगी हुई थी। बॉम्बे में एडमिरल नंदा वेस्टर्न फ्लीट को हार्बर से मूव करने के ऑर्डर्स दे रहे थे। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी जी कलकत्ता में एक पॉलिटिकल रैली में थी और डिफेंस मिनिस्टर साहब श्री जगजीवन राम जी वो भी इस समय दिल्ली में नहीं थे। इसी बीच जफर को सबमरीन के अंदर की बढ़ती हुई गैस पॉल्यूशन की दिक्कत समझ में आने लगी थी। दिन के उजाले में सरफेस करना नामुमकिन था। समंदर में दूर तक दिखाई देता है और गाजी जैसी बड़ी सबमरीन आसानी से किनारे से देखी जा सकती थी। सबसे पहला मौका सरफेस करने का रात में मिलता। जफर ने डिसाइड किया कि वो अंधेरा होने तक इंतजार करेगा और उसके बाद ही सबमरीन को सरफेस किया जाएगा। शाम 5 बजे एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मेडिकल ऑफिसर ने रिपोर्ट दी कि इंजन रूम की हवा बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। एक सेलर बेहोश हो चुका है। ऑफिसर ने तुरंत सरफेस करने की सलाह दी। जाफर ने डिसाइड किया कि डस्क यानी सूरज के डूबते वक्त सरफेस किया जाएगा, जब दिखाई भी कम देता है और मछुआरे भी कम मिलते हैं। गाजी के क्रू में घबराहट बढ़ती जा रही थी। लोग खासकर खांसी, आंखों में जलन और सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे थे। शाम 6 बजे के करीब जाफर ने पेरिस्कोप डेप्थ तक सरफेस करने का ऑर्डर दिया। सबमरीन को 27 फीट से ऊपर लाया गया। पेरिस्कोप 9 मीटर ऊपर उठाया गया ताकि आसपास का सर्वे किया जा सके और ताज़ा हवा ली जा सके। ऑफिसर ऑफ द वॉच ने ब्लास्ट टैंक से पानी पंप आउट करने का सिग्नल दिया। जैसे ही पेरिस्कोप ने समंदर की सतह को छुआ, जफर ने आईपीए से देखा सिर्फ 1 किलोमीटर दूर एक इंडियन नेवल पेट्रोल वेसल सीधा गाजी की तरफ बढ़ रहा था। एक पल भी गंवाने का टाइम नहीं था। जफर ने तुरंत ऑर्डर्स दिए, डाइव। पूरी सबमरीन को अलर्ट मोड में लाया गया और गाजी सिर्फ 90 सेकंड्स के अंदर वापस समंदर के नीचे चली गई। पेट्रोल शिप गाजी के बिल्कुल ऊपर से गुजरी। इसके वेव्स जब सबमरीन से टकराई तब इन्हें एहसास हुआ कि जो शिप थी वो बहुत ही बड़ी थी और तेजी से मूव कर रही थी। गाजी 15 फैथम्स दैट इज 27 मीटर की गहराई तक चली गई।
कैप्टन जाफर ने डिसाइड किया कि अब वो कुछ घंटे और छुपी रहेगी। मेडिकल ऑफिसर साहब ने दोबारा जाके रिक्वेस्ट किया कि सर सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस हो रही है, ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है। जाफर ने कहा पहले मिडनाइट का इंतज़ार करो, मिडनाइट में गाजी सरफेस करेगी, बैटरीज चार्ज करेगी और ताज़ा हवा लेकर सुबह 4 बजे फिर से डुबकी मारेगी। रेडी टू स्ट्राइक विक्रांत। होप छोड़ा नहीं उन्होंने। पर जफर को क्या पता था कि शाम 5:45 पर पाकिस्तान ने ऑलरेडी भारतीय एयरफील्ड्स पर हमला कर दिया था। अंबाला, उत्तरलाई, जोधपुर, पठानकोट, श्रीनगर और अवंतीपुर जैसे बेसिस पे जंग शुरू हो चुकी थी। वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन, पाकिस्तानी नेवी के चीफ, काफ़ी निराश हुए। जफर अपना डेडलाइन मिस कर चुका था, गाजी से कोई मैसेज नहीं आया था और भारत में भी 3 दिसंबर को सब कुछ बदल गया। प्राइम मिनिस्टर श्रीमती इंदिरा गांधी, डिफेंस मिनिस्टर जगजीवन राम और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर स्वर्ण सिंह तीनों ही दिल्ली में नहीं थे। ऐसा लगा जैसे पाकिस्तान ने जानकर भारत की लीडरशिप के बाहर होने का फायदा उठाया हो। मिसेस गांधी कलकत्ता में थी और 5:45 पर पाकिस्तान ने स्ट्राइक किया। उनका प्लेन 6:30 बजे दिल्ली के लिए छूटा, लेकिन एयर रेड के चलते लखनऊ की तरफ भेज दिया गया। लखनऊ एयरपोर्ट पे उन्होंने 2 घंटे इंतजार किए। रात 10 बजे दिल्ली पहुंचे और सीधा साउथ ब्लॉक गए, जहां जनरल मानेकशॉ ने उन्हें ब्रीफ किया। जब प्राइम मिनिस्टर ऑपरेशन रूम पहुंचे, उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि माहौल टेंस होगा, लेकिन माहौल एकदम शांत था। जनरल सैम मानेकशॉ रिलैक्स थे। उन्होंने पूछा, सैम क्या हो रहा है, क्या हम जंग में नहीं हैं? जनरल मानेकशॉ ने मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में जवाब दिया, यस मैडम प्राइम मिनिस्टर, हम जंग में हैं, आर्मी अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ बढ़ चुकी है। यही वो पल था जिसका हम इंतजार कर रहे थे और भारत की सेना आपको निराशा का मौका कभी नहीं देगी। जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ऑप्स रूम छोड़ दिया, तब उन्होंने देश के नाम एक संबोधन किया। उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान ने उस शाम भारत के एयरफील्ड्स पर हमला किया है। जय हिंद। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। लेकिन जैसे ही उनका संबोधन चल रहा था, विशाखापट्टनम हार्बर के समंदर में एक जबरदस्त विस्फोट होता है, एक ब्लास्ट। और ये ब्लास्ट इतना भयानक था कि हार्बर के सामने के घरों के शीशे टूट गए और लोगों ने देखा कि एक विशाल पानी का गुब्बारा आसमान में उछल गया है। यह था 3 और 4 दिसंबर 1971 की रात का वक्त। विशाखापट्टनम में लोग हैरान थे। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर ये धमाका था क्या। पहले तो लोगों को लगा कि कहीं विक्रांत तो नहीं उड़ गया। कुछ लोगों ने सोचा कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने बॉम्बिंग की है। किसी को कुछ नहीं पता था। अगली दोपहर कुछ मछुआरे समुद्र से कुछ चीजें लेकर आए जो गाजी के डेब्रिस थी, जो समुद्र के तल से ऊपर आ गई थी। नेवल स्टेशन विशाखापट्टनम के कमांडर ने सब कुछ जोड़कर यह अंदाजा लगाया, गाजी विशाखापट्टनम हार्बर में आ गई थी और या तो अपने ही टॉर्पीडो से या किसी इंटरनल धमाके से उड़ गई थी। यहां स्टोरी में एक बड़ा ट्विस्ट था। विक्रांत जिसे गाजी ढूंढ रही थी, कभी विशाखापट्टनम में था ही नहीं। वो तो किसी और जगह था। आईएनएस राजपूत, एक पुराना डिस्ट्रॉयर जो डीकमीशन होने वाला था, उसे डिकॉय बना दिया गया था। आईएनएस राजपूत से डिकॉय सिग्नल भेजे जा रहे थे, जैसे कि वह सिग्नल्स आईएनएस विक्रांत से निकल रहे हों। उसमें इस तरह से मैसेज आ रहा था कि आईएनएस विक्रांत के लिए रशियन एविएशन फ्यूल मंगाया जा रहा है और एयरक्राफ्ट विक्रांत पर रिफ्यूलिंग हो रहे हैं। लेकिन गाजी को यह कभी पता ही नहीं लगा कि वह आईएनएस विक्रांत नहीं, आईएनएस राजपूत खड़ा हुआ है। यह सारे सिग्नल्स डेलिबरेटली लो ग्रेड साइफर में भेजे गए। मतलब पाकिस्तानियों को डे 1 से बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, ताकि पाकिस्तानी उन्हें तोड़ लें और सोच लें कि विक्रांत विशाखापट्टनम में ही है, जबकि असल में विक्रांत अंडमान और निकोबार के एक सुरक्षित हार्बर में था। इसी दौरान विक्रांत के इंजीनियर्स ने कमाल कर दिया।
जो खराब बॉयलर विक्रांत को रोक रहा था उसे चालू कर दिया गया। अब विक्रांत एक ऐसी स्पीड तक पहुंच गया था जहां से उसके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर सके। फिर क्या था, खुलना और चिटागोंग पोर्ट्स के अगेंस्ट एयर ऑपरेशंस शुरू हो गए। विक्रांत ने अपना असली किरदार निभाया ईस्टर्न थिएटर में नेवल और ग्राउंड फोर्सेस को सपोर्ट देके। आज गाजी बेचारे विशाखापट्टनम के समंदर के तल में अपनी वाटरी ग्रेव में पड़ी हुई है। इंडियन नेवी के डाइवर्स अगले दिन ही रैक तक पहुंचे। उन्होंने कंफर्म किया कि ये गाजी ही थी। सबमरीन के कोनिंग टावर से लेकर के स्नब तक फट चुकी थी। इससे ये पता चला कि इंटरनल एक्सप्लोजन ही हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि गाजी शायद अपने ही माइंस पे चली गई थी, लेकिन डाइवर्स ने कहा कि अगर ऐसा होता तो सबमरीन नीचे से उड़ जाती, जबकि डैमेज तो बीच से था। गाजी का रेक 17 डिग्रीज 41 मिनट्स 05.7 सेकंड्स नॉर्थ और 83 डिग्रीज 21 मिनट्स 04.7 डिग्रीज ईस्ट पर मिला, जो साउथ ब्रेक वाटर से सिर्फ 2.1 नॉटिकल माइल्स दूर था और 20.4 मीटर्स की गहराई में था। वो हार्बर के और अंदर नहीं जा सकती थी क्योंकि उससे मिनिमम 15 मीटर की डेप्थ चाहिए होती है और विशाखापट्टनम के अंदर ये मार्जिन नहीं था। अमेरिकन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए तुरंत ऑफर दिया कि वे गाजी को रिकवर करना चाहते हैं, क्योंकि यह उनका सबमरीन था जो लीज पर पाकिस्तान को दिया गया था। लेकिन भारत ने मना कर दिया, बोला गाजी इल्लीगली इंडियन वाटर्स में घुसी थी और भारत पर हमले के बाद डिस्ट्रॉय हो गई। यह एक वॉर ट्रॉफी है जो हमने लड़ाई में जीती है और अब यह इंडियन गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और एज यूजुअल हारी हुई बेशरम पाकिस्तान नेवी ने भी रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उन्हें भी वही जवाब मिला, परमिशन नहीं दी गई। यह सब पॉसिबल हुआ लोगों की वजह से, जैसे कि जनरल जैकब और उनकी टीम, जिन्होंने पाकिस्तान के इरादों को पहले से ही समझ लिया था। इंडियन नेवी ईस्टर्न कमांड की डिसेप्शन स्ट्रेटजी ने पाकिस्तान को पूरी तरह से चक्कर में डाल दिया। उनको लगा विक्रांत विशाखापट्टनम में है, जबकि वह कहीं और था। दुर्भाग्य से गाजी के क्रू को समय से पहले ही हाइड्रोजन गैस के खतरनाक स्तर का सामना करना पड़ा। गाजी के मैसेजेस लॉग बुक के हिसाब से सबमरीन के अंदर हाइड्रोजन गैस बिल्डअप एक मेजर प्रॉब्लम बन गया था। जब यह गैस सेफ्टी लिमिट से ज़्यादा हो गई तो एक्सप्लोजन हुआ, सब कुछ उड़ गया, माइंस, टॉर्पीडोज और पूरा ऑर्डिनेंस। हॉस्टिलिटीज शुरू होने से पहले एक बीबीसी रिपोर्ट ने बताया था कि एक ब्रिटिश सबमरीन भी बैटरी चार्ज करते वक्त ऐसे ही धमाके इसमें डूब गई थी। शायद 3 दिसंबर की रात मिडनाइट के करीब जब गाजी सरफेस करने की कोशिश कर रही थी, किसी बैटरी से चिंगारी निकली और पूरी सबमरीन हाइड्रोजन ब्लास्ट से उड़ गई। लोगों के मुताबिक एक 1000 फीट तक का पानी का गुब्बारा उठा था आसमान में और कोस्ट के सारे बिल्डिंग्स के शीशे टूट गए थे। लेकिन विशाखापट्टनम के लोग सोए नहीं थे, वो सभी जाग रहे थे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी का रेडियो ब्रॉडकास्ट सुन रहे थे, जिसमें वो बता रही थी कि पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है और भारत इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। जब धमाका हुआ तो लोगों ने सोचा कि पाकिस्तान ने उनके शहर पर अटैक कर दिया है। उनका अंदाजा गलत नहीं था, लेकिन सच कुछ और था। पाकिस्तान नेवी के कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन का पूरा प्लान उल्टी दिशा में चला गया। पाकिस्तान नेवी ने सोचा था कि पहला वार वो करेंगे, लड़ाई वो शुरू करेंगे आईएनएस विक्रांत को डुबाकर। लेकिन पहला नुकसान पाकिस्तान ने ही झेला जब गाजी खुद तबाह हो गई। सब कुछ इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि इंडियन इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी समझ ली थी और उनके डिसेप्शन से उनका पूरा मिशन मिसलीड हो गया। आई एम श्योर आप लोगों को ये स्टोरी उतना ही मजा आया होगा जितना हमें नरेट करते हुए मजा आया। आप अगर चाहते हैं कि हम इसी तरह के वॉर स्टोरीज आप तक पहुंचाते रहें तो प्लीज़ डू कमेंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।